Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश में जो हालात चल रहे हैं वह कुछ प्रदेशों को लेकर राजनीतिक जो उथल पुथल चल रही है उसको लेकर बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। वैसे तो देश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चूँकि बीजेपी की जो कार्यशैली है वो हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में तैयार रहती है। जब से लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए हैं और बीजेपी की संख्या कमी हुई है, सांसदों की संख्या घटकर 240 हो गई है, तब से बीजेपी अंदर ही अंदर बहुत ही घबराई हुई है। वो सोच रही है किसी ना किसी तरीके से वो अपने सांसद 272 के ऊपर ले जाए। इसके लिए चाहे उसे अपने ही दलों का तोड़ना पड़े, उसके सांसदों को खरीदना पड़े। इस प्रक्रिया में वो पिछले 1 महीने से जुट गई है। फिलहाल तीसरे महीने की शुरुआत हो चुकी है सरकार बने हुए। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा की जो कुलबुलाहट है, बेचैनी है, इस बात को लेकर है कि पिछले 10 साल में उन्होंने जो चाहा वो कभी भी पूरी तरीके से किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन इस साल में 2 महीने के भीतर जिस तरीके से विपक्ष सत्ताधारी दल पर हावी हुआ है, 5 मामले ऐसे आए हैं जिसको लेकर विपक्ष के विरोध के कारण मोदी सरकार यानी एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के बताए हुए बिल को पास कराने में लोगों को, सत्ताधारी दल को नानी याद आ रही है। जिस तरीके से लोग देखे जा रहे हैं, लोग ये इस बात पे हैरानी प्रकट कर रहे हैं कि ये वही मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे एक अकेला सब पे भारी। आज ये स्थिति है कि वो जवाब देते उनको नहीं बन रहा है, सदन में शामिल होने के लिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो ऐसा लग रहा है कि वो मोदी और आज के मोदी में बहुत अंतर है। 240 पर आने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के जो तेवर थे काफ़ी ठंडे पड़ चुके हैं। ये बात दूसरी है कि वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही है पार्टी, लेकिन हालात ज़मीन पर साफ देखने को मिल रहा है। इसके लिए 240 से 272 तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने मिशन शुरू कर दिया है। इस मिशन की सबसे पहली शुरुआत उन्होंने अपने ही एनडीए में शामिल घटक लोजपा को पहला निशाना बनाया है। हुआ यूँ है दोस्तों कि लोजपा जिसके 5 सांसद भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए के हिस्सेदार हैं, वही चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके चारों तरफ की घेराबंदी शुरू हो गई है। हुआ यूँ कि पिछले 8-10 दिन से, पिछले 15 दिन से मान लीजिए कि सत्ता और केंद्र में शामिल एनडीए की सरकार कुछ बिल लाना चाहती थी, जिसको पास कराने की जिम्मेदारी उनके मंत्रियों और सांसदों पर डिपेंड करती है। लेकिन उन्हीं में से लोजपा के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो अभी हाल में हफ्ता 10 दिन के अंदर जो अपने तेवर दिखाए हैं, उससे भाजपा पूरी तरीके से जली भुनी बैठी है कि वो उनकी सरकार में शामिल होने के बावजूद विपक्ष के मुद्दों को जोर दे रहे हैं। पहला मुद्दा तो उन्होंने वक्फ बोर्ड पे अपनी अनिच्छा जाहिर करते हुए कहा कि इसको जेपीसी में जाना चाहिए। इससे पहले लैटरल एंट्री यानी सरकार अपनी मर्जी से विभागों में डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक के लोगों को भर्ती करना चाहती थी, लेकिन चिराग पासवान ने उसका भी विरोध किया, जिसको लेकर भाजपा अंदर ही अंदर उनसे खार खाई हुई है। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि चिराग पासवान उनके बिल को सपोर्ट ना करके विपक्ष के साथ में खड़े हैं। दोस्तों, अभी हफ्ता भर पहले की बात यही थी कि अचानक चिराग पासवान को घेरने की तैयारी हो गई।
दिल्ली में चिराग पासवान के खिलाफ में भाजपा नेता राजेश मिश्रा ने ये पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कुछ गड़बड़ियां की, जिसकी वजह से उनका चुनाव रद्द किया जाए। इस बात की शिकायत चुनाव आयोग में भी की गई है और पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करी। किसी और नेता ने, भाजपा के नेता ही ने उनकी जो बीटेक की डिग्री के ऊपर भी सवाल उठा दिए। ये शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट या डिग्री है वो भी फेक है। इस बात को लेकर चिराग पासवान काफ़ी हैरान परेशान है कि अब इस नई परिस्थिति से कैसे उबरा जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2020 में जब चुनाव हुए थे तब ये हालात हो रहे थे कि एनडीए में उस समय प्रदेश में लोजपा नहीं शामिल थी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके चिराग पासवान के जो पिताजी थे रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे, यानी केंद्र की राजनीति में वो एनडीए में शामिल थे, लेकिन बिहार की राजनीति में वो एनडीए में शामिल नहीं थे। इस बात को सबको मालूम था। लेकिन चिराग पासवान अपने पिताजी की मृत्यु के बाद पार्टी के प्रमुख बने और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो प्रदेश में नीतीश कुमार के खिलाफ में बगावत करेंगे, जमकर प्रचार करेंगे। उन्होंने ये नारा दिया था कि एनडीए से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। चिराग पासवान ने इस नारे को काफ़ी जोरदार तरीके से उठाया और नीतीश कुमार की पार्टी को भारी डेंट हुआ। नीतीश कुमार इससे पहले 70-72 सीटों पर चुनाव जीतते थे, लेकिन चिराग पासवान के इस दुष्प्रचार के चलते उनकी पार्टी 42-43 सीट पर सिमट गई। दूसरी तरफ चिराग पासवान की इस पॉलिटिक्स के चलते भाजपा को भारी लाभ हुआ। भाजपा जहाँ कहाँ 40-42 या 40 के अंदर सिमट जाती थी, वहीं उसको 74 सीटों का फ़ायदा हुआ। एक तरीके से ये कहा जाए कि चिराग पासवान ने भाजपा के लिए अंडर कवर का रोल अदा किया, जिससे कि भाजपा को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। लेकिन भाजपा ये भी जानती थी कि नीतीश कुमार की कितनी भी सीटें कम आ जाएं, लेकिन नीतीश कुमार का मुकाबला भाजपा नहीं कर सकती है। इस बात को भाजपा का नेतृत्व समझता था, लेकिन 40-42 सीट आने के बावजूद सीएम पद नीतीश कुमार को दिया गया। बस चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही कुछ दिनों बाद ही एलजेपी को तोड़ दिया गया। एलजेपी को तोड़ने वाले उनके चाचा पशुपति पारस ने अपनी पार्टी पे पूरा कब्जा करते हुए रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया और इस एक्शन में भाजपा ने पूरी तरीके से पशुपति पारस को अच्छी बैकिंग देते हुए उनकी पार्टी को मान्यता दिला दी। यानी पशुपति पारस एलजेपी के चीफ हो गए और उसमें जो 6 सांसद थे वो सरकार के समर्थन में आ गए। वहीं पर चिराग पासवान पार्टी से पैदल कर दिए गए और 2.5-3 साल तक वो संघर्ष करते रहे। ऐसे संघर्ष में उनके साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब जब चुनाव के करीब 2024 का चुनाव के करीब भाजपा ने एक बार फिर पशुपति पारस को ठेंगा दिखाते हुए उनको पार्टी सरकार से बाहर कर दिया और दूसरी तरफ चिराग पासवान को अपनी पार्टी में फिर शामिल कर लिया, एनडीए में शामिल कर लिया। उसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव में साफ नज़र आया कि चिराग पासवान को 5 सीटें जीतने का मौका मिल गया, वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट का फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन चिराग पासवान के जो बिगड़ते हुए तेवर देखकर भाजपा में खलबली मच गई और उन्होंने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को एक बार फिर अपने खेमे में बुलाया। इन सब चीज़ों को देखकर चिराग पासवान को एक बार फिर लगने लगा है कि उनके साथ में कुछ गड़बड़ होने वाला है। यानी कि
राम के हनुमान को एक बार फिर ठगने की कोशिश की जाएगी। यानी अगर ये सीधा सीधा संकेत सरकार की तरफ से चिराग पासवान को दे दिया गया है कि अगर जुबान बंद नहीं रखी तो एक बार फिर तुम्हारे साथ वही होगा जो आज से 4-5 साल पहले तुम्हारी पार्टी के साथ हुआ था। यानी एक बार फिर सरकार से बाहर हो जाने के बाद ईडी, सीबीआई और जाने क्या कौन कौन सी एजेंसियां विपक्षियों के पीछे जो केंद्र सरकार लगाती है, वो उस श्रेणी में, उस लिस्ट में चिराग पासवान का भी नाम जुड़ सकता है। इस तरीके से भाजपा के बारे में जो कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, आप इसी कड़ी में देखिए कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है कि 25-30 साल पुराना नाता अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी के समय का जो रिश्ते नाते थे बाला साहब ठाकरे के साथ, सिर्फ सत्ता पाने के लिए महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव में जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में सिर फुटौल हुई, उसको लेकर इतनी रार बढ़ी कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत सरकार बनाई, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी दोनों शामिल थे। 2.5 साल तक सरकार उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चलाई। 2.5 साल तक बीजेपी और वहाँ के स्थानीय नेता पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 2.5 साल तक इंतजार करते हुए ये एक साजिश रची, जिसके तहत उद्धव सरकार के कुछ मंत्रियों और नेताओं को अपने साथ मिलाकर सरकार तोड़ने का, सरकार में बगावत करने का, सरकार गिराने का जो षड्यंत्र रचा, उसमें उद्धव ठाकरे उनकी चाल को समझ नहीं सके और उद्धव ठाकरे ने सरकार गिरने से पहले इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट ने, शिवसेना के ने जो नया गुट बनाया, वो एकनाथ शिंदे उसे लीड कर रहे थे। बाद में भाजपा ने उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रदेश की कमान सौंप दी। दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो पूर्णकालिक सीएम थे, वो एकनाथ शिंदे के असिस्टेंट बनकर, डिप्टी सीएम बनकर सरकार में शामिल हुए। वो मन से तैयार नहीं थे, लेकिन ऊपर से जब दबाव पड़ा तब देवेंद्र फडणवीस ने पद की शपथ ली। इस तरीके ये एकमात्र एक नमूना या उदाहरण नहीं है। महाराष्ट्र की दूसरी पार्टी एनसीपी को भी इसी तर्ज पर भाजपा ने तोड़ने का काम किया। यानी एनसीपी जिसके चीफ शरद पवार होते थे, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, लेकिन भाजपा के आगे उनकी एक नहीं चली और उनकी नाक के नीचे से अजीत पवार जो उनके भतीजे थे, पार्टी के लगभग 3 दर्जन विधायकों और सांसदों के साथ भाजपा की गोद में बैठ गए और सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में शामिल हो गए। आपको ये 2 नमूने दिखते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कई बार एनडीए में शामिल होने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि भाजपा अपने 272 के आंकड़े को छूने के लिए लालायित है। इसके लिए चाहे उनको अपने ही एनडीए घटकों को तोड़ना पड़े, वो उससे कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी 272 के होने का। कारण अभी ताज़ा हालात बताते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार में मंत्री, जेडीयू के कोटे से बने मंत्री ललन सिंह की नज़दीकियां भाजपा के नेताओं, खास तौर से अमित शाह के साथ बढ़ रही थी। इन सब बातों को नीतीश कुमार जैसे घाघ नेता दूर से पहचान लेते हैं और उन्होंने, नीतीश कुमार ने पार्टी की बैठक करके, इमरजेंसी बैठक करके ललन सिंह को साइड में कर दिया और उनके खास नेताओं को भी कार्यकारिणी समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के खास नेता को साइड में किया। 2019 के चुनाव के बाद उनकी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता और पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह, जिन पे नीतीश कुमार बहुत
आंख बंद करके विश्वास करते थे, उनको भाजपा ने जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया और बाद में भाजपा के साथ में आरसीपी सिंह की इतनी नज़दीकियां बढ़ी कि नीतीश कुमार को खतरा पैदा हो गया और नीतीश कुमार ने उनको ठिकाने लगाने में कोई देर नहीं दिखाई। इस तरीके से भाजपा किसी तरीके से अपने 272 के आंकड़े को छूना चाहती है, जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सके, किसी का दबाव उनके ऊपर ना रहे। जैसे कि वर्तमान समय में जेडीयू और टीडीपी के दबाव में सरकार है, वो उस दबाव से मुक्त होना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दबाव में काम करने के आदी नहीं हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते थे, और जब 10 साल पिछले उन्होंने सरकार चलाई तब भी उनके पास पूर्ण बहुमत था। इसलिए वो काफ़ी व्याकुल और बेचैन रखते हैं, उनका सरकार पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। कारण ये है क्योंकि वर्तमान सरकार बैसाखियों पे टिकी हुई है, और दोनों बैसाखियाँ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की हैं। कब जाने इन दोनों का मिजाज बदले और सरकार को किनारे लगा दें, यानी सरकार डूबने के कगार पे आ जाए। इससे पहले ही मोदी और भाजपा अपने 272 के आंकड़े को जुटाने में लगी हुई है। वो ऐसा करने में किसी भी पार्टी के सांसदों को तोड़ने में पीछे नहीं हटेगी। ये ऐसा पहले भी अनुभव हो चुका है।